So here we are going to revise laws of motion. Laws of motion. Here we discuss about three laws of motion by Newton. Newton first law: a body continues its state of rest. Sorry, I am finding my red pen. A body continues its state of rest of motion unless an external force is acted on it. Inertia of rest, the property of body due to which it cannot change its state of rest by itself. मतलब ये एक बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से उसके अंदर एक टेंडेंसी रह जाता है जो वो पहले जिस स्टेट में था उस स्टेट को कायम रखने का. देन inertia of motion, the property of body due to which it cannot change its state of motion by itself. Then inertia of motion, the property of body due to which it cannot change its state of motion by itself. मतलब कोई बॉडी खुद से अपना मोशन ऑफ स्टेट चेंज नहीं कर सकता जिस प्रॉपर्टी की वजह से, उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ. अपने आप खुद वो अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. न्यूटन सेकंड लॉ: द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड on the body and takes place in the direction in which force acts. F equal to dp by dt equals to m into a. मतलब लीनियर मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाहर से जो फोर्स अप्लाई किया जा सकता है उस बॉडी के ऊपर. द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कॉजेज सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडीज. मोमेंटम का चेंज सेम फोर्स के लिए दोनों अलग अलग वस्तुओं पे सेम ही होता है. इम्पल्स: ए लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, प्रोड्यूसेस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट एक्ट्स इट्स इम्पल्स. इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू डी टी इक्वल टू डेल्टा पी. क्या होता है जब किसी बहुत शॉर्ट टाइम के इंटरवल पे किसी बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसका मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होता है, इसको इम्पल्स कहते हैं. आपको पता है जब कोई बॉल करता है, कोई बैट्समैन बैट से उस बॉल को मारता है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है तो उसको हम इम्पल्स कहेंगे. इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल: डेल्टा एफ नॉट समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो. सम जीरो मतलब एक्स में भी जीरो, वाई में भी जीरो, जेड में भी जीरो हो सकता है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम: टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, अगर बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्यूडो फोर्स. स्यूडो फोर्स क्या होता है? हम जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाते हैं उसके ऑपोजिट में एक, हमें लगता है इसके ऑपोजिट में एक फोर्स काम करता है, इसके लिए नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं. एफ इक्वल टू एम ए, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ स्यूडो इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो नॉर्मल डायरेक्शन में आता है. न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सब कोई पता है. टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है, मैग्नीट्यूड सेम. फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर. फोर्स ऑन अ बॉडी ए बाई बी इज इक्वल टू अपोजिट टू फोर्स ऑन बी बाई ए. मतलब तो एक फोर्स मैंने इस पेन को इस बुक में लगाया तो इस बुक ने भी इस पेन के ऊपर अपोजिट में फोर्स लगाया है, तो इन दोनों के बीच में कोई टाइम गैप नहीं रहता. सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ: रिकॉइलिंग गन. ये प्रॉब्लम आता है
एक शूट करने से किसी, तो अपोजिट डायरेक्शन में गन का मास और गन का वेलोसिटी जाएगा, और अपोजिट में एक बुलेट बहुत हाई वेलोसिटी से शॉर्ट मास का सामने की तरफ जाएगा। आप मोमेंटम कंजर्व करके बुलेट की वेलोसिटी या गन की रिकॉयल वेलोसिटी निकाल सकते हो। रोइंग ऑफ बोट, जब कोई चप्पू चलाता है तो उस चप्पू एक पानी में फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स से इस तरफ ऑपोजिट में लगने वाला फोर्स जिसकी वजह से बोट आगे की तरफ जाएगा, ये भी आप निकाल सकते हो। When a man jump from a boat, the boat moves backward। जब मैन सामने की तरफ एक वेलोसिटी में मास लेके जाता है तो बैकवर्ड भी एक मास एंड वेलोसिटी से वो फोर्स से एक बोट को बैकवर्ड की तरफ धकेलता है। ये फोर्स भी आप यहाँ से निकल सकते हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्टैंड और आइस बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस से आप उस सरफेस के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकते, इसलिए वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। रॉकेट प्रपोल्सन में क्या होता है, यहाँ पे हम ये जो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वहाँ पे मास कांस्टेंट था, बट रॉकेट के केस में जब रॉकेट ऊपर जाता है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो मास भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होता है। इसलिए इसका इक्वेशन ऐसा आता है, ए इक्वल टू यू रिलेटिव बाई एम डी एम बाई डी टी, मास चेंज हो रहा है, माइनस जी थ्रस्ट, एंड एफ इक्वल टू माइनस यू रिलेटिव डी एम बाई डी टी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन मैकेनिक्स। Identify the unknown forces and acceleration, draw free body diagram। फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको पता ही होता है, अगर कोई बॉब के नीचे की तरफ उसका mg एक्ट करता है, अगर वो किसी सरफेस के ऊपर हो तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है जो उसके बराबर आता है। रिजॉल्व फोर्सेस इनटू कंपोनेंट्स, अप्लाई sum of f all direction equal to 0 in the direction of equilibrium, apply f equal to ma, sum of force equal to mass into acceleration in direction of acceleration of motion, write constraint relation if exist, solve the equation f sum f equal to 0 equal to sum of equal to ma for equilibrium of constant forces, use f1 by sin alpha equal to f2 by sin beta equal to f3 by sin gamma, ऐसे करके रिजोल्यूट कर सकते हो आप। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक, टेंशन फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कॉमन फोर्सेस, ओके, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर की तरफ लगता है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसको अगर समझा जाए तो ऐसा होता है, देखिए एक सरफेस है, एक बॉडी है, ठीक है, तो क्या क्या बोला है, रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रिंग कॉल टेंशन, ये एक सरफेस है, यहाँ से मास नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो टेंशन बाहर की तरफ लगेगा टी। ये बॉडी है ये मास का, तो इससे बाहर की तरफ इसलिए कहा गया है इट इज़ अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट में आता है इसलिए कॉन्टैक्ट पे, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस के लिए शायद आप ये सोच सकते हो, जब एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई रहता है बॉब, तो उसका ऊपर एक फोर्स भी लगता है जिसकी रीजन सिर्फ mg नहीं है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के वजह से भी एक टेंशन लग सकता है। वेट, इट इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल, W इक्वल टू mg, इसको ही हम मास इंटू ग्रेविटी इक्वल टू वेट। इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके लिए कोई कॉन्टैक्ट ना होने की ज़रूरत नहीं है, ना हो तो भी चलेगा। नॉर्मल रिएक्शन, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर नॉर्मल निकालना है तो देखिए, ये अगर ऐसा सरफेस है तो नॉर्मल ऐसा लगेगा, अगर सरफेस ऐसा है तो बॉडी के ऊपर नॉर्मल ऐसा लगेगा, सॉरी, एंड अगर सरफेस सोचिए ऐसा है तो बॉडी अगर ऐसा होगा तो नॉर्मल ऐसा लगेगा। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो स्प्रिंग की बात करें अगर तो देखिए ये एक स्प्रिंग है ऐसा, अगर इस स्प्रिंग को आप पकड़ के इस सरफेस के ऊपर ऐसे फोर्स ला के छोड़ दे तो अपोजिट में स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स स्टोर होता है।
क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होता है तो इसको इक्वल करने के लिए माइनस करना पड़ता है, माइनस के x = F। इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट का ज़रूरत होता है। फ्रिक्शन, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड to the relative motion between two bodies in contact. It is parallel to surface of body in contact. Types of friction: static friction Fs = F applied, limiting friction F limiting = mu s into normal। mu है उस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन F k = mu k into n। ये ग्राफ देख लीजिए। एक हद तक स्टैटिक फ्रिक्शन जाता है, उसके बाद एक पॉइंट के बाद थोड़ा भी फोर्स लगे तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका वैल्यू थोड़ा लिमिटिंग से थोड़ा कम है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन = g × sin θ - mu cos θ। ये भी अच्छा इक्वेशन है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन θ = tan इनवर्स mu s। एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज का एंगल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम बन जाता है। अल्फा = tan इनवर्स mu s। A body is moving in a circular path is called circular motion. If circular is equal to mv² r centripetal force, जिसकी वजह से वो सर्कल में रहता है और उस बाहर की तरफ सेम फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम पे अप्लाई होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन = v² r = r ω²। एक्सेलरेशन ac = v ओमेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन a = a tau plus c, a = √a tau square plus ac square। मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड, v max = mu √mu s rg। mu minimum = v² rg, r minimum = v² mu g। मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड, अगर बैंकिंग आपको पता हो तो अगर सोचिए ये अगर रास्ते से आप जा रहे हैं और रास्ते पे एक एंगल बना होता है ऐसा, जहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा ऊपर रहता है और ये थोड़ा नीचे रहता है, मतलब ये ऐसा चढ़ाव रहता है, इसको हम बैंकिंग बोलते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ज़्यादा फोर्स जनरेट हो सकता है और मतलब इनवर्ड फोर्स ज़्यादा जनरेट हो और गाड़ी बाहर की तरफ ना चला जाए। तो उसका इक्वेशन v max का √rg mu s + tan θ/1 - mu s tan θ, v optimum √rg tan θ, v minimum = rg tan θ - mu s/1 + mu s tan θ। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का डिफरेंस है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और सर्कुलर मोशन tan इनवर्स v² rg। ये देख सकते हैं साइकिल जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा तो mg नीचे की तरफ एंड उसका r cos θ ऊपर की तरफ लगेगा, रिजल्टेंट का cos θ मैग्नीट्यूड इस तरफ, क्योंकि ये थीटा एंगल परपेंडिकुलर से है, ग्राउंड से नहीं है, ये सोच के रखना। न्यूमेरिकली अल्फा = θ, काइनेटिक फ्रिक्शन इज यूजुअली लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैं पहले भी एक ग्राफ से बता दिया था, तो यही लिखा है। 2-3 टॉपिक थोड़ा बाकी रहेगा था। यहाँ पे देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे क्या लिखा है, ये रिजल्ट्स है कुछ। अगर आप किसी बॉडी को ऊपर v = 0 से ड्रॉप करें तो अगर नीचे थ्रो करे या ड्रॉप करे तो थ्रो करने के बाद पहला सेकंड में वो जितना जाएगा डिस्टेंस कवर करेगा, वो गिरने के लास्ट सेकंड में ऐसा ही सेम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर देखिए वो ऐसे जा रहा था, 3 सेकंड में वो मैक्सिमम पॉइंट में आ गया। ये 1 2 3, ये भी बैक में उसके गिरने के बाद पहला 3 2 1, ये 1 सेकंड में ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये 3 सेकंड में भी दोनों टाइम पहुंचते समय और पहुंचने के बाद के 3 सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इफ़ एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन टाइम ऑफ एसेंट = टाइम ऑफ डिसेंट। हाँ, अगर एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करे तो
Distance traveled in last second of ascending motion is equal to distance traveled in first second of descending motion. Distance traveled in the last n second of ascending motion is equal to distance traveled to first n second of descending motion. Distance traveled in last second of ascending motion does not depend on velocity of projection. लास्ट सेकंड का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो आप जहाँ पे भी जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंको एक पॉइंट के बाद वो जीरो हो जाता है, उसके बाद नीचे आता है। और सर्कुलर मोशन का थोड़ा अलग से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल P, यहाँ पे P पोजीशन एट गिवन इंस्टेंट में बी डिस्क्राइब्ड बाय एंगल थीटा बिटवीन OP एंड OX। ये थीटा एंगल आ जाता है यहाँ पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angle through which position vector of the moving particle rotates in a given time interval is called angular displacement. Angular displacement depends on origin, but it does not depend on reference line, radian, dimension, etc. Infinitely small angular displacement is a vector quantity, axial vector, but finite angular displacement is a scalar quantity. Angular velocity omega equal to angular displacement by time, theta equal to by t, theta by t. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, एंड ये टोटल इंटरवल इंस्टेंटेनियस के डी थीटा बाई डी टी। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से इफ बॉडी मेक्स अ रोटेशन इन टाइम टी फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, देन ओमेगा एवरेज इक्वल टू 2πn बाई टी हो जाएगा। 2πn उसका एवरेज के निकलने के लिए तो टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे। एंगुलर और लीनियर का रिलेशन तो पहले भी देख सकते थे, ये था v इक्वल टू आर ओमेगा, एंड यहाँ पे भी लिखा है ओमेगा क्रॉस आर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ओमेगा क्रॉस आर लिखना पड़ता है, वरना ये इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं कॉन्सेप्चुअल के लिए। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल के उसको इंटरवल से डिवाइड कर दे। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इंस्टेंटेनियस डी ओमेगा बाई डी टी। Some important points: both instantaneous angular acceleration are axial vector alpha equal to 0. The circular motion uniforms equation of motion for constant angular acceleration वो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन पे ही आप वेलोसिटी की जगह पे ओमेगा, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा बैठा के आप वो कर सकते हो सॉल्व। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड, तो ओमेगा क्रॉस आर भी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर से अगर निकालेंगे तो अल्फा टी इक्वल टू आर अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, भी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, अल्फा के सेंट्रीपिटल आएगा। नेट निकालना पड़ेगा तो उनका वेक्टर निकालना पड़ेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एसी बाई ए टी टेन responsible for changing the speed of particle at dv by dt dv bar by dt ओमेगा v r ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर बाई r alpha equal to tan inverse ar by at. Some important point: differentiation of speed gives at, differentiation of velocity gives a net. dv by dt and dv by dt whole magnitude, ये magnitude are same physical quantity, are not same, sorry. And dv by dt is magnitude and rate of change of speed at at. अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, वो पहले भी था ये फार्मूला, AC बाई AT आई थिंक। हाँ, रिलेटिव मोशन का ये कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ आज
हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।